नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करूं तो चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। यानी जनवरी में महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत जितने भी चुनाव बचे हैं वो सब हो जाएंगे। यानी कि दिसंबर और जनवरी जो है महाराष्ट्र के लिए पूरा चुनावी माहौल रहेगा। आचार संहिता कभी भी लग सकती है। अब जो है बीजेपी जो है पूरी तरह से अब आक्रामक भूमिका में आ गई है और देवेंद्र फडणवीस तो गाना भी गाने लगे। कह रहे हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का उद्धव ठाकरे को, और यार नहीं लूट लिया मेरे यार को। यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे ऊपर पूरा भरोसा किया और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से गद्दारी की 2019 में, वो अब गाना गा के सब जगह सुना रहे हैं, सभा में और मोहल्लों में। तो सवाल ये उठता है कि फडणवीस जी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरह से उनकी चाणक्य भूमिका देखी जा रही है, देखा जाए तो वो शरद पवार जी को भी पीछे कर दिए हैं, ये उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से स्थिति बनी हुई है बीजेपी की महाराष्ट्र में, साथ में दो सहयोगी दल हैं, एनसीपी, साथ में है शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी, उनके बारे में भी जो है विरोधाभास अब नजर आने लगी है। तो ये मैं जो गाना बता रहा हूँ, अच्छा सिला दिया तूने प्यार का, ये किसी को जगाने का काम तो नहीं कर रहा है। यानी एकनाथ शिंदे के साथ भी तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। देखा जाए तो शिंदे साहब ने 2022 में जिस तरह से भूमिका ली, एक तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक सुसाइड करने की कोशिश की, या तो आर या तो पार। यानी 40 विधायकों को जिस तरह से उन्होंने लेके निकले और मुख्यमंत्री बने उनको, यानी कि देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को डीसीएम बनाया गया और उनको सीएम बनाया गया। और उसके बाद अब जो गाने बन रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये उद्धव के लिए हो रहा है कि एकनाथ शिंदे के लिए हो रहा है, किसके लिए गा रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि आने वाले समय में भी उन्होंने ये भी कहा है, बीजेपी का पहला महापौर बनते बनते रह गया, अब हमें किसी पर भरोसा नहीं है, ये गाने का संकेत है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की रणनीति और नीति किस तरह चल रही है आगे। सर, स्वागत है एक बार फिर से। धन्यवाद। देखा जाए तो चुनावी बिगुल बच चुका है, अब रैलियां शुरू हो जाएंगी, सभाएं शुरू हो चुकी हैं लगभग। अभी दशहरा रैली में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि दो ठाकरे बंधु एक साथ आ रहे हैं। और दो ठाकरे एक साथ आने के बाद जो इस समय बीजेपी की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के फडणवीस जी गाने गा रहे हैं, ये इशारा क्या कह रहा है आपको? जैसा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र में एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनावी बयार तो अब शुरू हो गई है जी। और बीजेपी की जहां तक बात है, बीजेपी के नेता जो हैं, सर्वमान्य नेता बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चुनावी इस रणनीति में देखा जाए तो बीजेपी देखिए हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बिल्कुल। उसके नेता जो हैं देवेंद्र फडणवीस जो हैं 24 घंटे राजनीतिक मूड में रहते हैं, राजनीतिक मोड पर रहते हैं। शासन हो, प्रशासन हो, संगठन हो, तीनों पर उनका अपना एक जो है दबाव भी है, एक प्रभाव भी है। तो जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी की बात आपने कही कि उन्होंने उद्धव को निशाने पर लिया फिर से, या ऐसे कहा, पुरानी बातें उन्होंने गानों में सुनाई, तो देखिए एक वलय जो है ना देवेंद्र फडणवीस जी का, ये इस समय एक समय जैसे था कि महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा बहुत इधर उधर बयानबाजी जब होती थी या कुछ उलटफेर होता था तो सारा ठिकरा मतलब शरद पवार जी के ऊपर मढ़ दिया जाता था कि इस राजनीति के पीछे शरद पवार हैं। हाँ, आज भी गाहे बगाहे उनकी चर्चा होती है, लेकिन अब वही स्थिति, वही उसी रोल में देवेंद्र फडणवीस जी आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का रोल, हालांकि उनके अंदर, उनकी संगठन में और उनके सहयोगियों में भी ये चीज, उनकी कुछ चीजें पसंद नहीं की जाती। ये आपने देखा, जैसे आपने कहा कि जो सहयोगी दल की जो सरकार चल रही महायुति, इसमें भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है, परिस्थिति नहीं है। थोड़ा अपने अपने रास्ते, अपने अपने जो बोलते हैं ट्रैक पर सब अपने अपने तरीके से चलते हैं और इसमें थोड़ा सहमत का खेल जो है इवेंट चल रहा है। आपको मैं बता दूं, जैसे ये भी चर्चा है कि जैसे उद्धव ठाकरे बंधु राज ठाकरे को एकत्र लाने में या उसको थोड़ी सी हवा देने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी हाथ है।
अब देवेंद्र फडणवीस जी ही हर चीज का, और कभी कभार वो श्रेय ले भी लेते हैं और कुछ श्रेय उनको अपने आप मिल भी जाता है। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो ये तो निस्संदेह कि महानगर पालिका, नगर पालिका और इसके चुनाव होने वाले हैं, और देवेंद्र फडणवीस जी को ही पता है कि ये जो चुनाव होंगे ना, इसमें सभी दल बीजेपी छोड़ के बीजेपी को लेकर, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना हो, ये सब अलग अलग रुख अपनाने वाले हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाने के लिए, अपने या तो अपनी पार्टी का वजूद पूरी तरह टिकाने के लिए नीचे स्तर तक, देखिए कार्यकर्ता ही पार्टी का एक स्तंभ होता है। तो जब कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा, निचले स्तर पर ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद से लेकर महापालिका, नगर पालिका का चुनाव वो लड़ेंगे। एक बीएमसी महानगर पालिका को छोड़ दिया जाए, मुंबई महानगर पालिका को, बाकी सभी महानगर पालिकाओं में ऐसी ही स्थिति है, टकराव की स्थिति है। बीएमसी चूंकि बहुत बड़ी महापालिका है, यहाँ जो नगर सेवक है, जो स्थापित है, नेता हैं, आमदार हैं, वो अपनी तरीके से, पार्टियों के तरीके से पार्टी लाइन पे चलते हैं, और वो गाहे बगाहे, हालांकि कुछ लोगों का प्रभाव भी है, लेकिन मेन चीज पार्टी का प्रभाव यहाँ ज्यादा है। वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे यूबीटी का हो, चाहे शिवसेना का हो। तो इस तरीके का फडणवीस जी जो है ना, अब गाहे बगाहे उनके इस तरह के बयान जो हैं आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, कभी अपने सत्ता पक्ष के साथ, कभी विपक्ष के साथ, और कुछ न कुछ रणनीतियां इस तरह से तैयार हो रही हैं कि जो महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं वो अपनी ताकत पर, अपने उस पर लड़े जाए। और ये दिखाई दे रहा है, आप ठाणे देख लीजिए, आप पुणे देख लीजिए, आप कल्याण देख लीजिए, आप नई मुंबई देख लीजिए, और महानगर पालिकाओं में जहां जहां इन लोगों की आपस में भी सत्ता है नहीं है, वहां एकदम बिल्कुल टकराव की स्थिति है। बीजेपी के साथ कहीं शिवसेना का टकराव है, कहीं राष्ट्रवादी का टकराव है। तो इस तरह के टकराव देखने को मिलेंगे, और सब नेता जो हैं, अब फडणवीस तो सर्वमान्य बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, शासन सरकार के भी प्रमुख हैं, तो उनको भी अपनी पार्टी में भी थोड़ा सा इस तरह का जो है माहौल तय है। वो जहां आपने कहा कि जो उन्होंने गाना गाया वो पार्टी का ही रैली थी, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही संबोधन था, तो उनके निशाने पे उद्धव ही क्यों है? जब मुंबई, निस्संदेह जब मुंबई का नाम आएगा तो उद्धव ही निशाने पर रहेंगे, राज ही निशाने पर रहेंगे, और ठाणे आएगा तो बोलेंगे नहीं, एकनाथ शिंदे जी निशाने पे सबके रहेंगे, पुणे आएगा तो वहां अजित पवार जी निशाने पे रहेंगे। तो इस तरह इलाके वाइज जो है ना, ये सारी चीजें हैं। और चूंकि फडणवीस, और उन्होंने कहा ना, आपने कहा कि पिछला महापौर बना सकते थे, अब पिछला देखिए, राजनीति में तो पिछला महापौर बिल्कुल बना सकते थे, इसमें संदेह नहीं, लेकिन गठबंधन की राजनीति है तो उसमें उनको कुछ तो हिस्सा देना पड़ेगा। आप 3 दलों की सरकार बना रहे हैं, अगर कभी कुछ कमी पड़ेगी, जैसे अब पिंपरी चिंचवड़ की स्थिति आ जाएगी, तो अजित पवार को वहां पे उनको स्थापित करना होगा। अजित पवार नहीं लेंगे, बोली भाई मेरी महापालिका है, मैं इस पे रहूंगा। ठाणे महानगर पालिका में वो महापौर अगर बैठेगा तो एकनाथ शिंदे जी का ही महापौर बैठेगा, निस्संदेह। कल्याण में भी कोशिश होगी, नई मुंबई में गणेश नाइक जी हैं तो गणेश नाइक ज्यादा प्रभावशाली है, तो ये कोशिश होगी कि भाई वहां बीजेपी का महापौर बैठे। तो ये देखिए रणनीतियां हैं, ये चालू रहेंगी अपने आपस में। लेकिन ये इसका ऊंट किस करवट कब बैठेगा ना, इसको भी आप बता नहीं सकते। बीएमसी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होगा, ये निश्चित रूप से सब जानते हैं। इसमें ये भी है, उद्धव और राज के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न, बिल्कुल वो उनके अस्तित्व का सवाल है। अगर वो अंतिम हथियार है। इसके बाद देखिए 4 साल बाद ही इलेक्शन होने हैं। अब भाई इलेक्शन तो कभी भी देखिए हो सकते हैं, राजनीति है देश की, लेकिन सामने इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है कि विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं या लोकसभा के चुनाव। ये अंतिम चुनाव है और ये बड़ा चुनाव है, और ये इनके जीवन मरण का प्रश्न है, इनके अस्तित्व का सवाल है। इस अस्तित्व में कहां तक उनको अस्तित्व अपना बचाए रखना है, तो बीएमसी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। एन के प्रकारण उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें अगर सरकार की भी भूमिका, उद्धव ठाकरे को सरकार इन द सेंस आप लगा लीजिए कि भूमिका अगर उद्धव ठाकरे का महापौर बनाने की हो, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं कहा जाएगा। यानी गढ़ की जोड़ तोड़ की जो राजनीति है जी, वो इसमें देखने को मिलेगी चुनाव के बाद, बिल्कुल मिलेगी। तो यानी कि 2019 का जो है खेल जो है, इसमें भी देखने को मिल सकता है। यानी कि हम वोट किसको देंगे, सरकार किसकी बनेगी, ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हर पार्टियों का जो है, हर पार्टियों का टारगेट यही है कि मुंबई किसकी,
मुंबई का महापौर कौन, आमची मुंबई किसकी, इसका जो है टारगेट लेके जो है आगे बढ़ेंगे। ये बात अभी सही है कि आज मुंबई की जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, किसी एक आदमी के हाथ में सत्ता जाने के बाद जो स्थिति बिगड़ी हुई है, उसको बारे में उसको सुधारने के लिए जरूर जो है लोग वोटर जो है आज सोचने को मजबूर है कि हम किसको सत्ता दें, किसके हाथ में सत्ता सौंपे। सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे जवाब भी आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी ने अच्छा सिला दिया तो ने मेरे यार का, तो वो किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, ये भी सोचने समझने वाली यार ने ही लूट लिया घर यार का। वो तो लूट लिए, लेकिन उसके बाद तो उन्होंने भी तो उद्धव को लूट लिए अच्छी तरह से, शिवसेना ले लिए, उनकी पार्टी ले ली, उनकी चीज लगा रहे हैं, तो अब बचा क्या है उनके पास, बाप तक चुरा लिया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब उद्धव ठाकरे क्या गाना गाएंगे, ये आने वाले दशहरा रैली में जरूर देखने को मिल सकता है, मेरे लगता है ऐसा। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए इसी खबरों के लिए। हम जो है महानगर पालिका या नगर पालिका जो भी चुनाव से जुड़ी अंदर की खबरें जो है आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल जो है अब 1 लाख तक पहुंच चुका है लगभग, आप लोगों की आशीर्वाद की कमी है, तो आप जो है इसको मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लिंक के थ्रू देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को फिर से एक बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।